नमस्कार आप सभी को। मैं अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी वर्णमाला की दूसरी क्लास। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, जहाँ पहली क्लास का लिंक दिया गया है वहाँ से सबसे पहले आप पहली क्लास को ज़रूर देखें। अगर आप पहली क्लास नहीं देखते हैं तो शायद आपको दूसरी क्लास थोड़ी कम समझ में आने वाली है, इसलिए आप पहली क्लास को ज़रूर देखें, उसके बाद ही दूसरी क्लास को देखें। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला की दूसरी क्लास। अगर हम हिंदी वर्णमाला के पहली क्लास की बात करें तो पहली क्लास में हमने क्या सीखा कि व्याकरण क्या है, हिंदी व्याकरण क्या होते हैं, हिंदी व्याकरण के कितने अंग हैं, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, और वर्णमाला में हमने स्वर के बारे में जाना, स्वर किसे कहते हैं, और स्वरों की संख्या हम किस किस आधार पे कितनी कितनी संख्याएं होती हैं, इन सभी बिंदुओं पे हमने पहली क्लास में पढ़ा और सीखा। आइए हम शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला की दूसरी क्लास। दूसरी क्लास की बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर के प्रकार, क्योंकि हम स्वर की परिभाषा और स्वरों की संख्या हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो स्वर के प्रकार की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में स्वर के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार की बात की जाए तो स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ये हमारे स्वर के 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लें। आइए, तो हमने जाना कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए एक एक को हम अच्छे से पढ़ते हैं। हर्ष स्वर, अगर हम हर्ष स्वर की बात करें तो हर्ष स्वर हम किसे कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे? हर्ष स्वर कहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम समय लगे, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे? हर्ष स्वर कहेंगे। हमारे जितने भी हिंदी के विद्वान हैं हर्ष स्वर को कई नामों से पुकारे हैं। तो आइए जानते हैं इनके और क्या क्या नाम हैं। हर्ष स्वर को हम मूल स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक
स्वर भी कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर के और क्या क्या नाम है? मूल स्वर, लघु स्वर और एकमात्रिक स्वर। यानी ह्रस्व स्वर के 3 और भी नाम हैं, लघु स्वर, मूल स्वर और एकमात्रिक स्वर। अब बात करते हैं इनकी संख्या की। तो अगर ह्रस्व स्वर की संख्या पूछी जाए तो ह्रस्व स्वर की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। ह्रस्व स्वर की संख्या की बात करें तो ह्रस्व स्वर की जो संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। और वो 4 कौन कौन है? ए, ई, उ, री। ए, ई, उ, री। यानी इन्हीं ए, ई, उ, री को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछे मूल स्वर की संख्या कितनी है तब भी आप बताएंगे 4, लघु स्वर की संख्या कितनी है तब भी आप बताएंगे 4, और अगर आपसे कोई पूछे एकमात्रिक स्वर कितने हैं तब भी आप बताएंगे 4, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है तब भी 4। और वो कौन कौन है? ए, ई, उ, री। ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीन शॉट ले। ये हो गया हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के बाद हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर। दूसरे स्वर की बात करें तो दूसरा स्वर हमारा है दीर्घ स्वर। अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो जैसे ह्रस्व स्वर है उसी तरह से दीर्घ स्वर भी होते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा हटके होते हैं। जैसे अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे या ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय या ह्रस्व स्वर से ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जैसे भैया हम लोगों ने जाना ह्रस्व स्वर को हम कई नामों से जानते हैं, उसी तरह से दीर्घ स्वर के भी कई नाम हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या नाम है। तो अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर या संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। किन किन नामों से हम जानते हैं? इन्हें हम गुरु स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर के भी 3 अन्य नाम हैं, गुरु स्वर, संधि स्वर और द्विमात्रिक स्वर। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो आप लोगों ने ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी पढ़ी? 4 कौन कौन? ए, ई, उ, री। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर की जो संख्या है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आपसे कोई चाहे गुरु स्वर पूछे, संधि स्वर पूछे या द्विमात्रिक स्वर की संख्या पूछे या दीर्घ स्वर की संख्या, तो आपको कितनी बतानी है? 7 बतानी है। और वो 7 कौन कौन से होते हैं?
आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके साथ के साथ जो स्वर दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम गुरु स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं और इन्हें हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। ये संख्याएं आपके साथ हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इन्हें हम संधि स्वर क्यों कहते हैं या दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं, गुरु स्वर क्यों कहते हैं, आइए आगे जानते हैं। दीर्घ स्वर को भी देखिएगा 2 भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप इसके शॉट ले चलिए। अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की प्रकार की, तो प्रकार में कह के हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? यहां हम लिखेंगे दीर्घ स्वर, इन्हें भैया 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से हैं? पहले भाग कौन कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर। और दूसरे वाले कौन कहते हैं? दूसरे वाले कहते हैं संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। पहले वाले को हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर और दूसरे को क्या कहते हैं हम? संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। अब आज देखते हैं इसमें कि किन्हें हम मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर कहे हैं और किन्हें हम संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर कहते हैं। जो संख्या 7 है उन्हीं को 2 भागों में बांटा गया है। तो अगर हम बात करें मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर तो इनकी संख्या भैया आपकी है 3। कितनी संख्या है? 3। उन्हीं 7 में से हमको अलग अलग करना है। आपने 7 का नाम पढ़ा था, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपने 7 नाम अभी पीछे देखा। इन्हीं 7 नामों में से 3 को मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर कहा गया है और 4 को संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर कहा गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर कितने होते हैं तो इनकी संख्या कितनी है? 3। और वो कौन कौन है? आ, बड़ी ई, बड़ा, ये आपके 3 क्या है? सजातीय स्वर या आप कह सकते हैं मूल दीर्घ स्वर। बात करते हैं अगर हम संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर की तो इनकी संख्या भाई अगर 7 में से 3 गया तो कितने बचे? 4। तो अगर आपसे कहीं पूछे संयुक्त स्वर कितने होते हैं या विजातीय स्वर कितने हैं तो कितने आपके हैं? 4। कौन कौन से बचे हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके जो 4 हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। और आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके 3 हैं, इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहते हैं या सजातीय स्वर। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि इन 3 को अलग क्यों लिखा गया और इन 4 को अलग क्यों लिखा गया। तो सजातीय और विजातीय का मतलब पहले समझ लेते हैं। सजातीय क्या? सजातीय, स माने होता है समान, जात मतलब जात। अगर किसी स्वर का निर्माण समान जात के स्वरों के मिलने से होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। और अगर जिन स्वरों का निर्माण 2 भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरों के मिलने से होता है उन्हें क्या कहते हैं?
विजातीय स्वर। इसीलिए यहाँ पे ए ऐ ओ औ को अलग लिखा गया है, ये विजातीय स्वर, क्योंकि इन स्वरों का निर्माण दो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरों के मिलने से होता है, इसलिए इनको हम विजातीय स्वर कहते हैं। और ये आपके जो तीन है आ बड़ी ई बड़ा हो, इनका निर्माण दो समान प्रकार के स्वरों से मिलने से होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं। अगर हम आ की बात करें, आ की बात करें तो आ का जो निर्माण है वो होता है ए प्लस ऐसे। अगर हम बड़ी ई की बात करें तो बड़ी ई का निर्माण होता है छोटी ई प्लस छोटी ई से। अगर हम बड़ा ऊ की बात करें तो इसका निर्माण होता है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। तो आपने देखा आ का निर्माण ए प्लस ऐसे, एक समान स्वर है। बड़ी ई का निर्माण छोटी ई से, ये भी आपके एक समान स्वर है। बड़ा ऊ का निर्माण छोटा ऊ से, ये भी एक समान स्वर है। इसीलिए भैया आ बड़ी ई बड़ा ऊ को हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर। आइए देखते हैं ए ऐ ओ औ को। अगर हम ए ऐ ओ औ की बात करें तो ए का जो निर्माण है ए की बात करें तो ए बनता है ए प्लस ई से। ऐ की बात करें तो ऐ बनता है ए प्लस ए से। ओ की बात करें तो ओ बनता है ए प्लस ऊ से। और औ की बात करें तो औ बनता है ए प्लस ओ से। तो आपने देखा ए का निर्माण ए और ई से मिल के हुआ, लेकिन यहाँ पे ए अलग स्वर ई अलग, दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर हैं। यहाँ भी देखना ए से और ए से हुआ, ये भी दो भिन्न प्रकार के स्वर हैं। ओ का निर्माण ए और ऊ से हुआ, ये दोनों भिन्न प्रकार के स्वर हैं। और औ का निर्माण ए और ओ से हुआ, ये भी दोनों भिन्न प्रकार के स्वर हैं। तो इनका निर्माण भिन्न दो अलग अलग प्रकार के स्वरों के मिलने से होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। और इनका निर्माण एक ही प्रकार के स्वरों के मिलने से होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ते हैं अगले स्वर की तरफ। हम लोगों ने हर स्वर देख लिया, प्लुस स्वर हम दीर्घ स्वर हम पढ़ चुके हैं। तीसरा प्रकार स्वर का क्या है? प्लुस स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? देखिएगा, प्लुत स्वर के लिए कोई स्वर तो बने नहीं है। इनका प्रयोग अक्सर हम क्या करते हैं? किसी को बुलाने या पुकारने में, या जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं उस समय इन्हीं स्वरों का उच्चारण साथ में निकलता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण हम किसी को बुलाने या पुकारने में या मंत्र उच्चारण में करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहते हैं। और इसकी एक साधारण सी परिभाषा और बन सकती है, आपने पढ़ा, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम एक मात्रिक स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उन्हें हम द्विमात्रिक स्वर। तो उसी प्रकार से जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है उन्हें हम क्या कहेंगे? त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय या दीर्घ स्वर से दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे
उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में 3 मात्रा का समय या दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे? त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर भी कहते हैं। इनका रूप कैसा होता है देख लीजिए जरा। इनका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने इनका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने तथा मंत्र उच्चारण में किया जाता है। इनका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में या मंत्र उच्चारण में किया जाता है। अब ये होते कैसे हैं? देखिए, इनके लिए कोई हिंदी वर्णमाला में कोई इनको स्थान नहीं दिया गया है कि ये इस तरह के होते हैं। बस जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, यथा माने होता है जैसे, देखा जाए जैसे आप किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, जैसे कहा जाए राम, तो आप अगर किसी को दूर से बुलाना हो तो आप कुछ इस तरह से उच्चारण करते हैं राम। तो देखिए इस तरह की ध्वनि आती है बीच में। इन्हें ये जो आपके यस की तरह दिखाई दे रही है आपके क्या है? प्लुत स्वर है। या आपने देखा हो कभी कभी आप ओम इस तरह से लिखा देखते होंगे, तो ये जो आपको 3 की तरह आकृति दिखाई दे रही है ये क्या है? प्लुत स्वर है। तो बस इतना आप जान लीजिए कि जिन स्वरों को उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे या दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर का एक अन्य नाम क्या है? त्रिमात्रिक स्वर। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी को बुलाने या पुकारने में, या संस्कृत के जो हमारे मंत्र हैं उनके उच्चारण में हम इनका प्रयोग करते हैं। और वो कैसे होते हैं ये भी आप बात जान चुके हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले आप। तो हम लोगों ने देखा स्वर के प्रकार, ह्रस्व स्वर क्या है, उनकी संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर क्या है, उनकी संख्या कितनी है, और प्लुत स्वर क्या होते हैं, उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। इन सभी बिंदुओं पे हमने ध्यान दिया। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। इसे आप जितना भी हो सके अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए। मुझे विश्वास है कि हिंदी वर्णमाला कि ये क्लास देखने के बाद, पूरी क्लास आप हिंदी वर्णमाला की देखिए, इसके बाद आपको हिंदी वर्णमाला से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका इधर उधर होने वाला नहीं है। यानी सारे क्वेश्चन आपसे आप कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हम जानते हैं स्वर के जो प्रकार हैं। स्वर के प्रकार तो हम पढ़ चुके हैं। कुछ बिंदु ऐसे हैं कि हम स्वर को कुछ अलग अलग आधार पर बांटे हुए हैं, तो उन्हें हम स्वर के प्रकार के अंतर्गत नहीं, उन्हें हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो अगला हमारा टॉपिक पढ़ेगा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो भैया अगर हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो स्वरों का वर्गीकरण कई आधार पे कई तरह से किया गया है, और जिसमें आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति के आधार पे, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पे, आप पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पे, होष्ठ आकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे, ऐसे अलग अलग आधारों पर स्वरों का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो स्वरों के वर्गीकरण की शुरुआत करते हैं। अगर हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो पहला जो आधार हमारा बनता है, पहला आधार बनता है उत्पत्ति
या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अगर हम उत्पत्ति या स्रोत, अगर कभी एग्जाम में आप पे क्वेश्चन दे दिया जाए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, कितने भागों में स्वरों को बांटा गया है, तो आपको याद रखना है कि अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है। और वो दोनों कौन कौन है, इनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, बस हमें नाम जानना है। एक आपका है ह्रस्व और दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। पहला आपका है ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या है दीर्घ स्वर। तो ये याद रखिएगा, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 3 बताना है। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ क्वेश्चन में लगाया उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे केवल 2, और वो कौन कौन है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब ध्यान देते हैं। इसके बाद जो दूसरा आधार बनता है, दूसरा आधार है उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर। उच्चारण काल मतलब क्या हुआ? किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को हम उच्चारण काल कहते हैं, और उसी लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा। मात्रा ही भैया निर्धारित करता है कि किन स्वरों को हम जल्दी से बोलते हैं और किन का उच्चारण हम देर से करते हैं। तो यह आप जान भी चुके हैं। हमने आपको अभी कुछ देर पहले पढ़ाया कि जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उन्हें हम एक मात्रिक कहते हैं, 2 मात्रा का समय लगे द्विमात्रिक कहते हैं, 3 मात्रा का समय लगे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे उच्चारण काल की बात करें तो उच्चारण काल को ही हम मात्रा कहते हैं, यानी किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और इसके आधार पर जो स्वर हैं, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एक मात्रिक स्वर, दूसरा है द्विमात्रिक स्वर, और भैया तीसरा है त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। इनको अलग से कुछ जानना नहीं है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, बस आपको नाम याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण काल या मात्रा के आधार पे स्वर के कितने भेद हैं, तो आप क्या बताएंगे? 3 भेद हैं, और तीनों का नाम क्या है? एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए, 2 आधार पे हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा आपने? पहला आपने पढ़ा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा क्या? उच्चारण काल या मात्रा के आधार पे। ये 2 आधारों पे आपने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया। आइए तीसरा आधार देखते हैं। तीसरे आधार की बात करें तो तीसरा आधार हमारा है जिह्वा या जीभ के आधार पर। जिह्वा या
जीव के आधार पर, जिह्वा या जीभ के आधार पे। जैसे भैया अगर हम देख लें, ये मान लीजिए ये हमारी जीभ है, ये हमारी क्या है, जीभ है। थोड़ी बड़ी हो गई है और कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया जीभ का पश्च भाग, ये हो गया इसका मध्य भाग, और ये आपका हो गया अग्र भाग। तो जिह्वा या जीभ के आधार पे जो हमारे स्वर हैं, इनको हम कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। देखिए भैया, संख्या आप बिल्कुल याद रखेंगे। आप लोग शुरू से ही संख्या पढ़ते चले आ रहे हैं, कई जगह पे कई इनकी संख्या बदलती गई है, तो इन संख्याओं को बिल्कुल याद रखिए। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या बिल्कुल याद रखें। तो अगर आप बात करें जिह्वा या जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, तो कितने हैं, 3 है। अब वह कौन कौन है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, इन्हीं को देखिएगा केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। केंद्रीय स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, और पश्च स्वर। यानी अगर हम जीभ, जिन स्वरों का उच्चारण हम जीभ के अगले भाग से करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अग्र स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण हम जीभ के बीच वाले भाग से यानी मध्य वाले भाग से करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर। और जिन स्वरों का उच्चारण हम जीभ के पीछे वाले भाग से, पश्च माने होता है पीछे, पीछे वाले भाग से करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं। अगर हम अग्र स्वर की बात करें, अग्र स्वर की बात करें, तो अग्र स्वर में आप क्या कहेंगे, अगर हम अग्र स्वर की बात करें तो इसमें आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। यहीं पे आप कोष्टक में री भी लिख लेंगे, री भी इसी के अंतर्गत आता है। मध्य स्वर या केंद्र स्वर की बात करें तो इसमें केवल आपका आता है ऐ। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कौन है, ऐ। अब पश्च स्वर की बात करें तो आएगा आपका आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अग्र स्वर में क्या आएगा, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, री। मध्य स्वर या केंद्र स्वर कौन होता है, ऐ। पश्च स्वर कौन कौन होते हैं, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये हमारे होते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर के भाग, अग्र, मध्य, पश्च। अब यहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मध्य स्वर कौन होता है, तो आपको क्या बताना है, ऐ। आपसे देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है बड़ी ई, बड़ी ई जिह्वा के आधार पर कौन सा स्वर है, तो आप क्या बताएंगे, अग्र स्वर है। आपसे पूछा जाए ओ, जिह्वा के आधार पर कौन सा स्वर है, तो आप क्या बताएंगे, पश्च स्वर है। ठीक है। अब इन्हें थोड़ा याद करना मुश्किल है, कठिन है कि इन्हें हम याद कैसे करें। तो इन्हें याद करने का एक आपको छोटा सा ट्रिक बताते हैं, जिसे अगर आप याद रखेंगे तो शायद आपको कभी भी ये चीज़ें भूलने वाली नहीं है। देखिए भैया, ट्रिक अगर उसका नाम ही ट्रिक है तो उसे भैया बिना थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा वहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, तभी हम ट्रिक को भी अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आप जानते हैं अगर अग्र, मध्य और पश्च को याद करना हो कि इसमें स्वर कौन कौन से आते हैं तो उन्हें कैसे याद करेंगे, तो एक कविता के माध्यम से याद करेंगे। जैसे आओ उल्लू पीछे पीछे। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं जिससे एक जगह पे आ जाए। आ, ओ,
उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, ए को छोड़ो बीचे बीचे। आओ उल्लू पीछे पीछे और ए को छोड़ो बीचे बीचे। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। इसे कहने का सेंस क्या है? आओ उल्लू यानी आओ यानी आ उ, देखिए भैया आ और ओ तो आते ही है। उल्लू यानी छोटा ऊ और लगे बड़ा ऊ मंत्र लगा है तो बड़ा ऊ, जहां ओ है वहीं आपका ओ। तो भैया आपके 5 हो गए, आ ओ उल्लू पीछे पीछे। पीछे पीछे मतलब पश्च, अभी हमने आपको बताया पश्च माने क्या होता है, पीछे होता है। तो देखिए पश्च में तो आता है, तो यानी आ ओ उल्लू पीछे पीछे, ये आपके यहाँ हो गए। ए को छोड़ो बीचे बीचे, ए को छोड़ो बीचे बीचे मतलब मध्य में। तो ए आपका क्या होता है, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर क्या होता है आपका, ए होता है। क्लियर है? तो इन्हें इसी ट्रिक के माध्यम से हम बिल्कुल याद रखेंगे कि हमारे जीव या जीव के आधार पे कौन कौन स्वर हैं और उन्हें हम कैसे याद रखेंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप उन्हें थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करिएगा। ये हमारा छोटा सा प्रयास है जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो याद करने में। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए हमारा बहुत ही अच्छा क्लास चल रहा है हिंदी वर्णमाला का। इसमें हम धीरे धीरे सारी चीज़ें हिंदी वर्णमाला के बारे में सीख रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज तक कई बार हिंदी वर्णमाला पढ़े होंगे लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे जिस तरीके से आप इस टाइम हिंदी वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। तो हमें विश्वास है, हम ये आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए देखें, अभी हमने पढ़ा तीसरा आधार क्या, जीवा या जीव के आधार पर। चौथा आधार हम पढ़ते हैं। जो चौथा आधार क्या है, चौथा आधार है भैया ओष्ठ आकृति के आधार पे। ओष्ठ 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 आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति देखिएगा, कितने लोगों के मुंह से आपने सुना होगा ऊंठ, होंठ। क्या सही है इसमें? बहुत कंफ्यूजन है। आप अभी पूछा जाए कई लोगों के मुंह से यही आएगा कि होठ सही होता है। तो यह आप बिल्कुल आज से ध्यान रखिए, ये हमारा गलत शब्द है। होठ नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है। शब्द क्या होता है हमारा, ओठ होता है। और ये ओठ क्या है, ये ओष्ठ का, ये जो ओष्ठ शब्द है इसका ये क्या होता है, तद्भव रूप है। ये क्या है, तत्सम है। यानी ओष्ठ जो है संस्कृत शब्द है और इसका जो तद्भव यानी हिंदी रूप होता है वो क्या होता है, ओठ होता है, न कि होंठ होता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ, ओष्ठ आकृति के आधार पे। अब ओष्ठ आकृति क्या होती है भैया, देखिए जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों का उच्चारण करते समय कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो होठ है, ओठ जो है इसका आकार कभी गोल हो जाएगा, कभी गोल होता ही नहीं है। तो उसी आधार पे जो ओष्ठ आकृति है
उसके आधार पे हम इन्हें कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। और वो दोनों कौन कौन है? पहला है भैया वृत्तमुखी या वर्तुल या गोलाकार स्वर। वृत्तमुखी, वर्तुल या गोलाकार स्वर। दूसरा जो इसका भेद है वो है अवृत्तमुखी या अवर्तुल या अगोलाकार स्वर। वृत्तमुखी, वर्तुल या गोलाकार स्वर, अवृत्तमुखी, अवर्तुल या अगोलाकार स्वर। अब ये क्या होते हैं? अब अगर हम इसकी बात करें, वृत्तमुखी या वर्तुल या गोलाकार, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ का आकार जो है वो गोल हो जाए, यानी एक वृत्तनुमा हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी, वर्तुल या गोलाकार स्वर। जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे देख के लग जाएगा, आप उच्चारण करके देख सकते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ। सॉरी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अवृत्तमुखी की बात करें तो जस्ट उसका उल्टा, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ का आकार गोल ना हो, यानी वृत्त की आकृति का ना बने, गोल ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अवृत्तमुखी, अवर्तुल या अगोलाकार स्वर। अब भैया ये 4 के अलावा जो बच रहे हैं, उन्हीं 11 में से जो बच रहे हैं सब यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कौन कौन से भैया आपके? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आई। सॉरी, 4 यहाँ हो गए, बाकी ए, आ, छोटी, बड़ी, री, ए, आई, ओ। देखिए 7 ये 4 वो आपके 11 हो गए। इन्हीं 11 स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। हमने 2 स्वरों को छोड़ दिया है, अंग है। अभी उनको बाद में हम पढ़ेंगे कि अंग है को हम स्वर की श्रेणी में क्यों नहीं रखे हैं, उनका वर्गीकरण हम अलग अलग क्यों नहीं पढ़े हैं, अभी उनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वृत्तमुखी के अंतर्गत क्या आएंगे? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अवृत्तमुखी या अवर्तुल, अगोलाकार स्वर, यानी ए, आ, छोटी, बड़ी, री, ए, आई, ओ, ये आपके होते हैं अवृत्तमुखी, अवर्तुल या अगोलाकार स्वर। तो ये भैया हमारा हो गया चौथा आधार, ओष्ठ आकृति के आधार पे। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ओ जो है ओष्ठ आकृति के आधार पे, सॉरी, ओ जो है ओष्ठ आकृति के आधार पे कौन सा स्वर है, तो आप बताएंगे वृत्तमुखी है। ऑप्शन में आपको वृत्तमुखी मिल सकता है। वृत्तमुखी ना देकर वर्तुल दे सकता है, वर्तुल ना देकर गोलाकार दे सकता है, कोई भी नाम दे सकता है। कोई एक ही नाम देगा, तीनों नाम नहीं देगा। ऐसा नहीं देगा कि तीनों ऑप्शन में दे दे और कहिए आप खा करें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको 3 के 3 नाम में से कोई एक ही नाम मिलेगा और आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्वर है, या इनमें से कोई एक नाम देकर के पूछ लेगा बताइए कौन सा स्वर है, तो आप बताएंगे चाहे अवृत्तमुखी या अवर्तुल या अगोलाकार, इनमें से कोई एक ही स्वर देगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आधार की तरफ। 5वां आधार क्या है? अगर हम 5वें आधार की बात करें तो 5वां आधार क्या हमारा बनेगा? मुखाकृति या मुख खुलने के आधार पर। मुख आकृति या मुख खुलने के आधार पर, ये हमारा
पांचवा आधार है। अब मुख आकृत, मुख खुलने के आधार पे ये क्या नाम हुआ, यानी भैया जब हम ऐसा कई बार होता है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कुछ स्वर आपके ऐसे मिलेंगे जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुंह पूरा का पूरा खुल जाता है, एकदम ढाका की तरह। ढाका जानते हैं ना, एकदम खूब बड़ा सा, ऐसा ऐसा खुलेगा, खूब बड़ा सा ऐसे करके। और कुछ ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण हम करेंगे तो हमारा मुख लगभग बंद ही रहता है, ऐसा लगता है हम कुछ बोल बंद कर रहे हैं, तो हम गूंग बन जाते हैं। तो अगर हम मुखाकृत के या मुख खुलने के आधार पे बात करें तो भैया जो हमारे स्वर होते हैं ना भैया, वो उनको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से हैं। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है इनका, तो आप घबराइएगा नहीं, अभी आपको सब चीज़ें अच्छे से बताई जाएंगी। पहला है विवृत स्वर, दूसरा है अर्ध विवृत स्वर, तीसरा है समृद्ध स्वर, और चौथा है अर्ध समृद्ध स्वर। कौन कौन है? विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर। ये आपके 4 भाग होते हैं। मुख खुलने के आधार पे या मुख आकृत के आधार पे जो हमारे स्वर हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है भैया, देखल जाए आगे। अभी 4 कौन कौन से होते हैं, पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। नाम है भैया विवृत। विवृत तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख पूरा का पूरा खुल जाए, एकदम ऐसे रहे, फटाक से ऐसे खुले, उन्हें हम क्या कहेंगे? विवृत स्वर। तो भैया 21 स्वर है जिनका उच्चारण करने पे हमारा मुंह पूरा का पूरा खुलता है, आ। इसके बाद अर्ध विवृत स्वर। अगर हम अर्ध विवृत की बात करें, अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं, तो अर्ध विवृत में भैया आएंगे ए आ जाएगा, ए आ जाएगा और औ आ जाएगा। अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख आधा खुले, यानी पूरा ना खुले, आधा खुले, यानी वो क्या होंगे? ए होगा और अ होगा। इसके बाद भैया बात आती है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर क्या होते हैं? तो समृद्ध स्वर भैया हम उन्हें कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख लगभग बंद रहता है, ऐसा लगता है कि मुंह नहीं खुला है। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये आपके 4 होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये आपके क्या होते हैं? समृद्ध स्वर। बात आती है भैया अर्ध समृद्ध का। अब भैया जब 3 ठो लिखे लिए हैं तो 2 ठो बाकी है, तो वो दोनों का होंगे? वो दोनों कौन से होंगे? ए ओ। चलिए देखते हैं। आप लोगों ने इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए, तो आपने क्या देखा? विवृत स्वर के अंतर्गत क्या आता है? आ। अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत ए ओ। समृद्ध स्वर के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत क्या आता है? ए और ओ। अब भैया इसको याद करना ही बड़ा थोड़ा सा कठिन है। 4 अलग अलग प्रकार हैं, सब में अलग अलग स्वर आए हैं, तो इन्हें हम याद कैसे करें? तो भैया इसे याद करने का हम आपको याद करने के लिए एक हम कहानी सुनाते हैं, जिसे भैया आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आने वाली हैं। उसी कहानी के माध्यम से इन्हें हम याद रखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए भैया अब देखा किसमें एक स्वर है, तो आप कहेंगे भैया विवृत स्वर में। सर विवृत स्वर में एक ही स्वर है क्या? आ। तो इसे तो आप याद कर लीजिए। विवृत स्वर में
क्या आता है? आ आता है। विपरीत मतलब पूरा मुख खुलना। कौन आ जाएगा? आ। मान लीजिए भैया इस आ भैया की शादी तय हो गई, लगन भी चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। मान लीजिए इस आ की शादी तय हो गई, आ की शादी तय हो गई। अब भैया शादी तय हो गई, बारात वारात जाने के लिए लोग गए। तो आपने भैया एक चीज़ बड़ा कॉमन सा देखा होगा, गाँव में देखते होंगे, कुछ लोग का एक अलग ही नियम होता है कि हम बारात में नहीं खाएंगे, या ये कह के जाते हैं कि हमें खाना, हम भले बारात जा रहे हैं लेकिन हमें कुछ खाना पीना नहीं है, हम बारात भले जा रहे हैं, हम पूरा वैसे रहेंगे, यानी हम व्रत रहेंगे। तो जब बारात पहुंच गई, भाई जब बारात पहुंचती है तो वहाँ पे जो घर वाले होते हैं वो सभी बारातियों से एक बार ज़रूर पूछते हैं भोजन करने के बाद कि भैया कौन कौन अभी बाकी है, कौन कौन नहीं। तो जब ऐसा एक बंदा पूछने आया तो लोगों ने कहा कि भैया कि किन किन लोगों ने भोजन कर लिया, कितने लोगों ने नहीं किया। भाई उनका दायित्व भी है, उनका फ़र्ज़ भी है ऐसा पूछना। उन्होंने पूछा तो एक लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भैया सभी लोगों ने भोजन कर लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रत हैं। क्या है? व्रत है। तो यार ठीक है, कोई बात नहीं, व्रत हैं, कोई बात नहीं, इनके लिए अलग से व्यवस्था है। भाई अगर वो कहें, अगर वो वहाँ भंडारे में नहीं खाना चाहते हैं तो कहें तो उनको लिए चूरा दही का व्यवस्था है, बड़ा प्रिय भोजन है ब्राह्मणों का, तो बड़ा ही प्रिय भोजन है चूरा दही, खास करके मेरा भी। तो उनके कहा गया कि उनके लिए अलग से व्यवस्था है, चूरा दही का व्यवस्था अलग से है। अब तो भैया जो लोग वहाँ नहीं खाने वाले थे उनको तो लगा कि चलिए बहुत अच्छा, कम से कम न मिलने से अच्छा कुछ तो मिला। तो भैया तो चलिए बताइए कौन कौन लोग हैं जो व्रत हैं, कौन कौन लोग हैं जो व्रत हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा विपरीत स्वर में आ आता है, इनकी शादी तय हो गई है। कहा गया कि भैया कुछ लोग व्रत हैं, तो जो लोग व्रत हैं उनके बारे में घर वालों ने पूछा, भैया बताइए कौन कौन व्रत हैं। अब ये देखिए जो बंदा खड़ा हुआ था उसे लोगों का नाम नहीं पता था, तो उन्होंने पूछा कौन कौन लोग व्रत हैं। तो कहें भैया उन लोग का नाम होता है जो सब व्रत हैं। सब व्रत, सब व्रत मतलब होता है समृत, सब व्रत मतलब समृत, इससे याद रखिएगा, सब व्रत यानी समृत, यानी ऐसे कौन से लोग हैं जो सब लोग व्रत हैं। तो कहेंगे भैया उनका नाम नहीं पता था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया नाम तो ना ही जानीला, ई ई ओ ऊ के व्रत बा, ई ई ओ ऊ। सब व्रत कौन कौन है? ई ई ओ ऊ। गाँव में आप सुने होंगे, यह रहना है, यह कहना है, ऊ रहना है, वो रहना है, ऐसा आपने सब सुना होगा। तो उन्होंने इसी भाषा में बताया कि ई ई ऊ ऊ, ई चार लोग क्या हैं? व्रत हैं, यानी सब व्रत है। तो यह दो आपका याद होगा, सब व्रत में कौन कौन आ गए? ई ई ऊ। अब नंबर आता है, फिर जब वो चार लोग गए खा लिए, तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि यार नहीं यार, दो लोग और भी थे जो छूट गए, और वो लोग भी वहाँ भंडारे में नहीं खाएंगे, उनको भी जाना है, वो भी जाके मतलब वो भी चूरा दही खा सकते हैं, उनको भी बुलाइए। अब कहें अब क्या किया जाए? तो फिर कहें भैया बताइए वो कौन कौन है, दो लोग जो छूटे हैं वो लोग कौन कौन हैं? तो कहें कि भैया वैसे तो छूटे तो कोई लोग नहीं हैं, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि खाए नहीं हैं, रास्ते पर भूखते आए हैं, जहाँ रोके हैं वहीं गुटखा पुकार चाँपे हैं, लेकिन कह रहे हैं नहीं हम व्रत हैं। अब व्रत हैं तो अब बताइए कौन कौन है? तो कहें भैया यहाँ तो बटले ना है बाटे। तो कहना कहाँ गई ना, तब बहुत बुलावा उन्हें, तो बुलाने के लिए उन्हें कहा गया। तो कहें कौन कौन लोग हैं जो आधा व्रत यानी आधा सब व्रत हैं, आधा सब व्रत हैं। तो कहें भैया वो लोग यहाँ नहीं हैं, वो लोग डांस कर रहे हैं, वो लोग नाचत ताटे हैं। कहाँ नाचत है? क्या वो जहाँ अगवनिया होता वहीं लोग नाचत ताटे हैं, और नाचत हैं। अब कौन गाना चलता बा? ए जी ओ जी। कौन गाना चलता बा? ए जी ओ जी। ए जी ओ जी पर लोग क्या करते हैं? डांस करते हैं। कौन कौन लोग? आधा सब व्रत, यानी जो आधा सब व्रत बाटे। कहानी को समझ में आए भैया? आ क्या शादी भाई वो विपरीत रहना है, या मैंने कुछ लोग व्रत रहना है। तो सब व्रत कौन कौन रहना है? सब व्रत में आई है ई ई ऊ ऊ, और आधा सब व्रत जो रहना है वो क्या करता है? डांस करता है। कौन है गाना पे? ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमौजी, करता हूँ मैं वही जो तुम भी करो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। सुने होंगे, राम लखन पिक्चर का गाना है। तो ए जी ओ जी वो डांस कर रहे थे। इसके बाद अकेले कौन बचे?
अर्ध विपरीत स्वर। तो आप बताइए भैया, अगर हम 4 में 3 के बारे में जान गए तो चौथा जो बचेगा वही नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना भैया? चौथा आपका वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चौथा क्या होगा जो बचे? ए, ऐ, औ। देखिएगा, अगर आपसे कहीं पूछ ले री किस में आएगा, तो री को आप इसी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर इस कहानी से अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, थोड़ा सा रोचक बना के याद कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई और कहिए ट्रिक बताइए कौनो, तो भैया कौनो ट्रिक तो ना ही बा। अब ऐसा कौनो हम फार्मूला ना बा कि हम ढर कर कस पियाई भाई कि इनके 4 जनी पियाई दे। इनके ऐसे यही कहानी से आप याद कर लिया, बहुत बढ़िया, 4 याद हो जाए। ठीक है भैया, एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए, अब स्वरों के वर्गीकरण का जो अंतिम आधार है वो है हमारा 6वां, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। अब इनके आधार पर हमें कितने भागों में बांटा गया है? तो भैया कोई संख्या तो नहीं, वैसे तो मुख्य रूप से जो उच्चारण स्थान होते हैं वो 5 ही माने गए हैं, लेकिन इनके जो आधार हैं वो अलग अलग हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो इनका जो पहला आधार बनता है वो बनता है कंठ। कंठ माने होता है गला। दूसरा जो बनता है वो बनता है तालव्य। तालव्य मतलब तालु। तीसरा बनता है मूर्धन्य। और चौथा बनता है दंत, यानी दांत से। और 5वां बनता है ओष्ठ। 5वां ओष्ठ। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से स्वर आपके आते हैं। अगर हम कंठ की बात करें तो कंठ में आपका आता है ए, आ, ए, आ, ए। तालव्य की बात करें तो तालव्य में आपका आएगा छोटी ई, बड़ी ई। छोटी ई, बड़ी ई, ये 2 स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य में भैया आपका आता है री। कौन स्वर आएगा? री। दंत की बात करें तो कोई भी ऐसा स्वर नहीं है जिसका उच्चारण स्थान दंत है, यानी किन्हीं स्वरों का उच्चारण हम दांत से नहीं करते हैं। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में आपका आ जाएगा छोटा ओ, बड़ा ओ। क्या सही पूरे हो गए? नहीं, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 8 ही पूरे हुए हैं और 13 हैं। तो और कौन कौन से बनते हैं आधार इसके? कौन कौन से भाग हैं? 6वां भाग बनता है कंठ तालव्य। और 7वां कंठोष्ठ। 8वां नासिक के स्वर। इनमें कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। कंठ तालव्य की बात करें तो इसमें 2 आते हैं, ए, आए। कंठोष्ठ की बात करें इसमें आएगा ओ, औ। नासिक की बात करें तो इसमें आएगा अंग। तो ये आपके हो गए उच्चारण स्थान। अच्छा, उच्चारण स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे भैया अगर आपके घर बनवाते हैं तो घर में आप देखते होंगे छज्जे बनाए जाते हैं, ताखा जानते हैं, खिड़की होता है, ताखा बनाया जाता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्थान बनाए जाते हैं। उसी तरह से हमारे मुख के अंदर कुछ छोटे छोटे स्थान हैं जहाँ से हम स्वरों का अलग अलग
स्थानों से हम उच्चारण करते हैं। तो अगर हम अ की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अगर आपसे कहीं पूछे कि अ का उच्चारण स्थान क्या है तो क्या बताएंगे? कंठ। आ का उच्चारण स्थान कंठ। तालब में बात करें तो तालब के अंतर्गत क्या होता है? छोटी ई बड़ी ही। छोटी ई बड़ी ई के उच्चारण स्थान क्या होता है? तालब होता है, यानी इसका उच्चारण तालु से कहते हैं, यानी जीभ का जो ऊपर वाला भाग है वो हमारा क्या होता है? तालु होता है। मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य में ओनली आता है री। मूर्धन्य क्या होता है? जीभ के ऊपर वाला भाग का जो पीछे भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। उसका उच्चारण स्थान, उसमें कौन सा आपका स्वर आता है? री। दंत में तो कोई स्वर आता नहीं है। ओष्ठ की बात करें, यानी जिनका उच्चारण हम ओठ से करते हैं, यानी ओठ की आकृति बदलती है, वो क्या है? छोटा ऊ बड़ा ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ से हम का उच्चारण किससे करते हैं? ओष्ठ से करते हैं। इसके बाद बात आती है कंठ तालब। कंठ तालब, कंठ तालब के अंतर्गत यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम कंठ से भी करें और तालु से भी करें, दोनों से मिलकर करें, तो वो कौन कौन है? ए और ऐ। कंठोष्ठ की बात करें, कंठोष्ठ यानी जिन स्वरों का उच्चारण हम कंठ से भी करें और ओष्ठ से भी, देखिए दो मिले हैं, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से करें, वो हमारा क्या होगा? ओ और नासिक स्वर जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं वो हमारा क्या है? अंगय। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखिए, अभी आप लोगों ने देखा कि कई कुछ जगह पे उच्चारण स्थान एक ही थे, लेकिन आपने ए ऐ ओ औ को देखा, वहाँ पे कंठ तालब्य एक जगह है, जहाँ कंठोष्ठ है। दो दो उच्चारण स्थान एक साथ क्यों आए हैं? देखिए क्यों आते हैं। जैसे आपने पढ़ा कंठ तालब्य में क्या पढ़ा आपने? ए ऐ। और हमने कंठोष्ठ में क्या पढ़ा? कंठोष्ठ। इसमें हमने पढ़ा ओ औ। क्यों यहाँ पे दो दो उच्चारण स्थान एक साथ में आए हुए हैं? आइए देखते हैं। देखिए, अगर भैया हम ए की बात करें तो ए किससे मिलके बनता है? पीछे अभी हमने बताया पीछे ए और ई से, और आपने देखा ए का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ, और ई का उच्चारण स्थान तालब। तो भैया जब दो दो स्वरों के मिलने से, ये दो भिन्न प्रकार के स्वरों से मिलने से बनते हैं, तो भैया इनके उच्चारण स्थान भी दो होंगे। इसीलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ, ई का तालब, इसलिए ए का उच्चारण स्थान क्या बनता है? कंठ तालब। ठीक है। आगे अगर हम ओ की बात करें तो ओ किससे मिलकर बनता है? ओ बनता है ए प्लस ऊ से। फिर वही बात, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान ओठ। अब भैया जब दो स्वरों के मिलने, अलग अलग स्वरों के मिलने से इसका योग बन रहा है, इसलिए यहाँ पे ओ का जो उच्चारण स्थान बनता है वो क्या बनता है? कंठोष्ठ बनता है। ठीक है भैया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। अगर आपको देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन है। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी एनर्जी, इसी ऊर्जा और इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।